हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड फाइनेंस यूनिट 3 का चैप्टर 3.4 जो कि फॉरफेटिंग एंड फैक्टरिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, जो फॉरफेटिंग है वो सबसे पहले फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेसोपोटामिया में यूज़ किया गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है अमेरिकन कंट्रीज़ में भी वाइड स्प्रेड होना शुरू हो गया। तो फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग जो है वो मेनली है क्या? नॉर्मली जो फैक्टरिंग होता है फ्रेंड्स, वो जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स होते हैं यानी कि अप टू 90 डेज तक के जो रिसीवेबल्स होते हैं उसके लिए हम लोग फैक्टरिंग यूज़ करते हैं। और जो मोर देन 90 डेज और अप टू 5 ईयर्स तक के जो रिसीवेबल्स होते हैं उसके लिए हम लोग फॉरफेटिंग यूज़ करते हैं। तो फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक बिल डिस्काउंटिंग, जैसे बिल डिस्काउंट किया जाता है उसके तरह ही फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फॉरफेटिंग का जो मैकेनिज्म है किसी भी फिनेंसिंग एक्सपोर्ट में, तो इसमें सबसे पहले जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स होते हैं उसको डिस्काउंटिंग करके किया जाता है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स को डिस्काउंट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, विदाउट रिकोर्स। जो फॉरफेटिंग ट्रांजेक्शन होता है उसमें जो सेलर होता है वो विदाउट रिकोर्स के ऊपर जो है काम करता है और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी को कैरी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर देन 90 डेज एंड अप टू 5 ईयर्स तक के जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होंगे फॉरफेटिंग में, उसको हम लोग फॉरफेटिंग कहते हैं, यानी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज। ऑन अ फिक्स्ड रेट बेसिस, ये डिस्काउंट बेसिस पे होता है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका 100% तक जो है वो अवेलमेंट एक्सपोर्टर जो है वो कर सकता है। तो फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन में जो एक्सपोर्टर होता है, ये फ्रेंड्स जो विदाउट रिकोर्स है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक्सपोर्टर जो है वो अपना राइट जो फॉरफेटिंग एजेंसी होती है उसको सरेंडर करता है कि वो उसको इमीडिएट कैश पेमेंट जो है, जो फॉरफेटिंग एजेंसी है वो एक्सपोर्टर को इमीडिएट कैश पेमेंट जो है वो अवेल कराएगी और जो भी उसका क्लेम है पेमेंट के लिए, जो कि इंपोर्टर से एक्सपोर्टर को जो पेमेंट मिलने वाला है उसका राइट फॉरफेटिंग एजेंसी के पास होगा। एक्सपोर्टर जो है इससे क्या कर सकता है, उसका जो क्रेडिट सेल है वो उसको इमीडिएट कैश सेल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके और उसके बैंकर का कोई भी विथ नो रिकोर्स, उसका और उसके बैंकर का कोई भी रिकोर्स उस पर नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक डायग्राम के थ्रू जो है फॉरफेटिंग का जो ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है वो दर्शाया गया है। तो सबसे पहले फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर है वो कोई डील जो है वो फाइनलाइज करेगा अपने इंपोर्टर के साथ और उसके बाद जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको फाइनलाइज करने के बाद डील जो है वो फाइनल करेगा। फाइनल करने के बाद इंपोर्टर क्या करेगा कि वो अपने बैंक के पास जाएगा और वो बोलेगा कि आप एक्सपोर्टर के फेवर में एक एलसी जो है वो ओपन कर दो। एलसी ओपन होने के बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा कि वो गुड्स जो है वो इंपोर्टर को भेजेगा। तो ये गुड्स भेजने के बाद उसका जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज और शिपिंग डॉक्यूमेंट होगा वो क्या करेगा कि वो अपने एक्सपोर्टर बैंक को वो प्रेजेंट करेगा। एक्सपोर्टर बैंक क्या करेगा कि वो जो भी डॉक्यूमेंट है अंडर एलसी वो इंपोर्टर के बैंक को प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टेंस के लिए। उसके बाद इंपोर्टर बैंक उन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद वो वापस एक्सपोर्टर के बैंक को भेज देगा। अभी एक्सपोर्टर जो है वो उसके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका एक्सेप्टेंस आ गया। इसके बाद अब एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर के बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि भाई जो भी इंपोर्टर जो है जो सेल प्रोसीड्स आपको भेजने वाला है इस ट्रांजैक्शन के लिए, उस सेल प्रोसीड्स को आप एक फॉरफेटिंग बैंक है यहाँ पे इन्वॉल्व, फॉरफेटिंग बैंक के फेवर में उसको असाइन कर दीजिए। इस असाइनमेंट के लिए एक्सपोर्टर जो है वो एक इंडोर्समेंट देगा विदाउट रिकोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज और वो अपने बैंक के थ्रू, जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसके थ्रू फॉरफेटिंग बैंक को फॉरवर्ड करेगा। जब फॉरफेटिंग बैंक को वो इंडोर्समेंट मिल जाएगा तो फॉरफेटिंग बैंक क्या करेगा कि जो भी उसका पेमेंट है अंडर एलसी जो आने वाला है वो उसको पहले पूरा वेरीफाई करेगा, सब चेक करेगा कि सिग्नेचर वगैरह जो भी पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए गए हैं ठीक ठाक है कि नहीं है। उसके बाद जो भी उस बिल का डिस्काउंटेड वैल्यू होगा वो डिस्काउंटेड वैल्यू वो एक्सपोर्टर बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। उसके बाद जब उसका जो बिल है वो मैच्योर हो जाएगा तो वो फॉरफेटिंग बैंक क्या करेगा कि इंपोर्टर के बैंक को
वो प्रेजेंट करेगा कि भाई अब ये तुम्हारा बिल जो है वो मैच्योर हो गया है, अब इसका पेमेंट तुम हमको रिलीज करो। तो यहाँ पे फॉरफेटिंग बैंक जो है वो इंपोर्टर बैंक से पेमेंट के लिए बोल रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्टर पेमेंट के लिए नहीं बोल सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी फॉरफेटिंग बैंक से पेमेंट ले चुका है। फॉरफेटिंग बैंक को जब इंपोर्टर बैंक है वो पेमेंट यहाँ पे कर देगा। तो इस तरह से ये जो फॉरफेटिंग का ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉरफेटिंग के लिए वो क्या क्या है, तो नॉर्मली फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन के लिए 3 डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहला है इनवॉइस, दूसरा है शिपिंग बिल और जीआर फॉर्म। तो इनवॉइस जो है फ्रेंड्स, उसमें अगर एफओबी प्राइस जो है वो मेंशन है तो वहाँ पे अलग से आपको कमिटमेंट फी या डिस्काउंट फी जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही शिपिंग बिल और जीआर फॉर्म जो है इसमें भी फॉरफेटिंग कॉस्ट जो है वो एफओबी प्राइस में मेंशन रहेगा, जो कमीशन का इंश्योरेंस है वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। और शिपिंग बिल में एक एनालिसिस ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू बोल के वहाँ पे मेंशन रहता है, जिसमें कि ये सारा डिटेल्स जो है वो मेंशन रहता है। अब जो फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन है उसमें एक्सपोर्टर को क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहला जो एक्सपोर्टर को बेनिफिट है वो है 100% फिनेंसिंग विदाउट रिकोर्स। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या होता है कि एक बार एक्सपोर्टर जो है अगर फंड जो है फिनेंस, उसको फंड फिनेंस किया जा रहा है तो वो अगर उसको ले लेता है तो वो उस डेट को रीपे करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जेम्प्टेड हो जाता है। यानी कि अगर वो एक बार पैसा उसको मिल गया एक्सपोर्टर को तो अब वो उसको वापस नहीं करेगा। दूसरा है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, यानी कि जो रिसीवेबल्स हैं, जो एक्सपोर्टर को जो सेल प्रोसीड्स हैं वो जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा तब जो है इंपोर्टर उसको पेमेंट करेगा, तो उसका रिसीवेबल्स इमीडिएट कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसको इमीडिएट जो है फंड अवेलेबल हो जा रहा है फॉरफेटिंग एजेंसी के थ्रू। दूसरा है रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब जो भी एक्सपोर्टर है अगर वो सारा रिसीवेबल्स खुद ही मैनेज करता तो उसके ऊपर उसको कुछ कॉस्ट जो है वो बेयर करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉरफेटिंग यूज करने से ये जो सारा कॉस्ट मैनेजमेंट है वो फॉरफेटिंग एजेंसी करेगी, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। फिर है एडवांस टैक्स रिफंड। अगर फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोर्टर ने ले रखा है तो वो उसके सारे एक्सपोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद टैक्स रिफंड जो है वो एडवांस में ले सकता है। इमीडिएट जब उसको फाइनेंसिंग मिल गया है फॉरफेटिंग एजेंसी से तो उसके बाद वो इमीडिएट टैक्स रिफंड जो है वो भी ले सकता है। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे अगर पेमेंट डिफर होता है, नहीं मिलता है, कोई अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क है या करेंसी रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है या पॉलिटिकल रिस्क है, ये सारे रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर को बेयर नहीं करने पड़ेंगे। ये कौन करेगा, ये फॉरफेटिंग बैंक या फॉरफेटिंग एजेंसी बेयर करेगा। इंक्रीज्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अभी उसके पास जो है इमीडिएट कैश फ्लो जो है अवेलेबल हो गया तो उसके पास जो है ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अभी फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स क्या क्या फ़ी लगते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला फ़ी जो है वो कमिटमेंट फ़ी है। तो कमिटमेंट फ़ी जो होता है ये फॉरफेटिंग एजेंसी को पे करना होता है और ये जो भी फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पे करना होता है और ये 0.5% से लेके 1.5% के बीच में वेरी करता है। और जो भी फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसने पूरा पैसा अमाउंट नहीं यूटिलाइज किया है, कुछ अनयूटिलाइज्ड पोर्शन जो है वो उसके इसमें पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो उस अमाउंट के ऊपर जो है वो कमिटमेंट फी पे करना होता है। और ये कब से कब तक पे करना होता है, जिस डेट को जो बिल जो है वो डिस्काउंट किया गया है और जिस डेट तक जो फॉरफेटिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो इफेक्टेड है, विच एवर इज अर्लियर वो उस पे लगेगा। बिटवीन द डेट द कमिटमेंट इज गिवन बाय द फॉरफेटर एंड द डेट द डिस्काउंटिंग टेक्स प्लेस और अंटिल द वैलिडिटी ऑफ द फॉरफेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस डेट को जो कमिटमेंट है फॉरफेटर ने दिया, यानी कि जिस डेट से फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया गया और जिस डेट को वो डिस्काउंट किया जाएगा या फिर उसकी जितनी दिन तक वैलिडिटी है, दोनों में से जो भी अर्लियर है उतने दिन तक के लिए उसको कमिटमेंट फी जो है वो पे करना होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट फी। डिस्काउंट फी जो है ये भी एक तरह का इंटरेस्ट कॉस्ट है जो कि एक्सपोर्टर पे करता है, किसको, फॉरफेटिंग एजेंसी को, फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व
फ्रॉम द अमाउंट पेड टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द एवलाइज्ड प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जिस बिल को डिस्काउंट किया गया उसके ऊपर डिस्काउंट फी लगेगा और जितना अमाउंट का डिस्काउंट दिया गया है उस पूरे अमाउंट के ऊपर उसको जो है डिस्काउंट फी पे करना पड़ेगा। अब फॉरफिटिंग एजेंसी में बैंक को क्या बेनिफिट है? बैंक जो है वो एक तरह का इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहा है और क्लाइंट इसमें क्या कर रही है कि उसको 100% तक फाइनेंस जो है वो अवेलेबल हो जाता है, जो कि नॉर्मली जब बिल डिस्काउंटिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पे उसको 80 to 85% जो है वो ही फाइनेंस मिल पाता है। बैंकों के लिए ये एक फी बेस्ड इनकम जनरेशन का एक जरिया है। यहाँ पे लोअर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन और क्रेडिट फॉलोअप करना होता है क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो फॉरफिटिंग एजेंसी करती है। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग भी सेम थिंग है फ्रेंड। यहाँ पे जो है वो अप टू 90 डेज तक के जो रिसीवेबल्स होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये आइदर विथ और विदाउट रिकोर्स बेसिस पे होता है। तो जो भी बुक डेट और रिसीवेबल्स जो परचेज होते हैं उसके बेसिस पे जो है जो भी फाइनेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपोर्टर को वो फैक्टरिंग के इसमें आएगा। और इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेल का जो इनवॉइस होता है उसके बेसिस पे इसको ट्रांजैक्ट किया जाता है। फैक्टर जो है उसको नीचे जो ये 4 सर्विसेज दिए हुए हैं इनमें से कम 2 सर्विस जो है वो उसको परफॉर्म करना होता है। सबसे पहला तो वो सेलर को फिनेंस करेगा बाय वे ऑफ एडवांस पेमेंट। उसके बाद जो भी अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड मेंटेनेंस होगा अकाउंट का वो सारा मेंटेनेंस वो करेगा। उसके बाद जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे उसको कलेक्ट करेगा और अगर बायर जो है डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में तो उसको क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड करेगा। अभी डिफरेंट मॉडल ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का मेनली 2 मॉडल है। पहला है 2 फैक्टर सिस्टम और दूसरा है डायरेक्ट फैक्टरिंग। 2 फैक्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सपोर्ट फैक्टर होता है सेलर के कंट्री में और उसका एक करस्पॉन्डेंट फैक्टर जिसको कि हम लोग इंपोर्ट फैक्टर भी बोलते हैं वो डेटर यानी कि इंपोर्टर के कंट्री में होता है। तो ये जो फैक्टर होता है उसका क्या काम होता है, ये क्रेडिट गारंटी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये एक अंडरटेकिंग देता है इंपोर्टर फैक्टर कि अगर इंपोर्टर फेल होता है पे करने में डेट को तो उसके जगह पे जो है वो पेमेंट जो इंपोर्ट फैक्टर है वो पेमेंट करेगा। ये जो इंपोर्ट फैक्टर होता है फ्रेंड्स ये किसी भी तरीके के ट्रेड डिस्प्यूट को जो है वो कवर नहीं करता है। फिर है कलेक्शन सर्विसेज। कलेक्शन सर्विसेज का मतलब जो इंपोर्ट फैक्टर होता है वो ये भी अंडरटेकिंग देता है कि जो भी डेटर्स है उसके साथ वो फॉलोअप करेगा और अगर कोई उसको अर्ली इंडिकेशन मिलता है कि अगर वो फेल हो जाता है पे करने में तो वो उसको जो है इमीडिएटली इंडिकेट करेगा क्योंकि वो लोग जो होते हैं वहाँ के लोकल बिजनेस इंटेलिजेंस से बहुत ही फैमिलियर होते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज होने वाला होगा तो वो उसको समय से पहले जो है उसको पता कर सकते हैं। फिर है डायरेक्ट फैक्टरिंग। डायरेक्ट फैक्टरिंग में क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। 2 वे फैक्टरिंग में क्या था फ्रेंड्स कि वहाँ पे क्रेडिट गारंटी मिलती थी, यहाँ पे क्रेडिट इंश्योरेंस मिल रहा है और यहाँ पे ग्लोबल कलेक्शन एजेंसी के साथ टाई अप होता है। तो फैक्टरिंग जो होती है वो ऑलवेज क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो ऑफर करती है। क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, अगर बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है या डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो वो उसको कवर करती है, वो कंट्री रिस्क को भी कवर करती है। लेकिन क्रेडिट इंश्योरेंस जो है कोई किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट को वो कवर नहीं करेगी। उसके बाद जो क्रेडिट इंश्योरर होता है वो लिमिट जो है वो सेटअप करती है ओवरसीज बायर के ऊपर और ये लिमिट जो है वो एक्सपोर्ट बिल के जो डिस्काउंटिंग वैल्यू होगा उसके ऊपर उसको सेट किया जाएगा। डिटेल ऑफ द इनवॉइस वुड बी पास्ड ऑन टू द कलेक्शन एजेंसी दैट विल फॉलो अप फॉर पेमेंट विद द ओवरसीज बायर। और यहाँ पे जो इनवॉइस होगा वो कलेक्शन एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर कलेक्शन एजेंसी जो है वो ओवरसीज बायर के साथ पेमेंट के लिए फॉलो अप करेगी। जो कलेक्शन एजेंट होते हैं वो अगर कोई डिफॉल्ट केस है उसका पोटेंशियल है तो वो उसको मॉनिटर करते हैं ताकि जो क्रेडिट इंश्योरर है उनको पहले इन्फॉर्म किया जा सके एडवांस में। अभी है कंपैरिजन ऑफ मॉडल 1 एंड मॉडल 2। तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों फैक्टर जो है सिस्टम उसका दिया हुआ है। तो जो 2 फैक्टर सिस्टम है इसका ज्योग्राफिकल कवरेज होता है। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क जो है ओवरसीज बायर के साथ होता है क्योंकि इंपोर्ट फैक्टर जो है उसको फॉलो अप करेगा।
इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसमें बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो है इंपोर्ट फैक्टर को मेंटेन करने होते हैं। इसमें रिस्पांस टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत सारे करस्पॉन्डेंट फैक्टर होते हैं और इसमें ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसका कवरेज नहीं मिलता है। फिर है डायरेक्ट फैक्टरिंग मॉडल, ये लो कॉस्ट होता है, इसमें जो कंप्लीट कंट्रोल है वो एक्सपोर्ट फैक्टर के पास होता है, इसका फास्टर रिस्पांस टाइम होगा, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो फर्स्ट लॉस है वो अनइंश्योर्ड होता है और ट्रेड डिस्प्यूट इसमें भी कवर नहीं होता है। अभी फैक्टरिंग के बेनिफिट क्या क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टर्नओवर लिंक्ड फिनांस, क्योंकि जो बिल डिस्काउंटिंग है उसके बेसिस पे उसको 100% फिनांस मिल रहा है, तो जो भी उसका टर्नओवर है उसके हिसाब से एक्सपोर्टर को फिनांस मिल जा रहा है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल कैश फ्लो, इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो उसको अवेल करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे उसको कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी जो है वो नहीं देनी पड़ रही है। उसको कोर बिजनेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है फैक्टर एक सिंगल लेजर मैनेजमेंट जो है वो करता है। फिर है क्रेडिट प्रोटेक्शन, क्रेडिट प्रोटेक्शन से उसका जो भी अगर बैड डेट्स का इंसिडेंस अगर होने वाला रहता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। प्री असेसमेंट, यानी कि जो बायर है उसका क्रेडिट वर्दीनेस पहले ही चेक किया जाता है। रेगुलर MIS रिपोर्ट, जो फैक्टर होता है वो सारा जो रिकन्सिलिएशन और आउटस्टैंडिंग होता है उसका लेजर जो है वो फैक्टर मेंटेन करता है, तो उसका रिपोर्ट उसको जो इंटरवल बेसिस पे वो भेजा जाता है, तो उसको MIS रिपोर्ट जो है वो रेगुलर बेसिस में मिलता है। अभी फैक्टरिंग का ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये भी क्रेडिट एवोल्यूशन और उसके ऊपर लिमिट फिक्स करके इसको किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लाइंट है यानी कि सेलर, वो किसी भी बायर को जो है गुड सेल करेगा, सेल करने के बाद जो इनवॉइस होगा वो इनवॉइस वो उसको भेजेगा। उसके बाद जो इनवॉइस है वो फैक्टर को पे करने के लिए वो असाइन करेगा। फिर क्लाइंट जो है ऑफर द असाइन इनवॉइसेस थ्रू द फैक्टर अंडर कवर ऑफ ए शेड्यूल ऑफ ऑफर accompanied by copies of invoices and receipt and delivery challans। तो जो क्लाइंट है वो जो इनवॉइस असाइन होकर उसके पास आया है वो फैक्टर को वो भेजेगा, जिसके साथ वो इनवॉइस का कॉपी और डिलीवरी चालान भी सबमिट करेगा। अभी फैक्टर जो है उसको जब सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो वो अप टू 80% जो पेमेंट है वो इमीडिएट जो है एक्सपोर्टर को, वो जो सेलर है उसको प्रोवाइड कराएगा। फैक्टर फॉलो अप विद द कस्टमर एंड सेंड हिम द स्टेटमेंट, और जो भी उसका कस्टमर है जो सेलर है उसके साथ वो प्रॉपर फॉलो अप करेगा और उसको ऑलवेज स्टेटमेंट जो है वो भेजता रहेगा। कस्टमर जो है वो डायरेक्ट फैक्टर को पेमेंट करेगा, कस्टमर का मतलब सेलर, सेलर जो है वो फैक्टर को जो है डायरेक्ट पेमेंट करेगा। When the customer makes payment for the invoices, जब सेलर जो है जो बायर जो है वो पेमेंट कर देगा फैक्टर को, तो उसके बाद फैक्टर जो है जो उसका बैलेंस 20% इनवॉइस वैल्यू है वो उसको रिलीज करेगा। द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द अरेंजमेंट्स आर, अब इस फैक्टरिंग का जो क्या क्या फीचर है वो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्टर जो है वो इमीडिएट उसको जो है डेट अवेल कराता है अगेंस्ट द डेट सो परचेज बाय द फैक्टर लेस द अमाउंट ऑफ रिटेंशन मनी, और जो 20% जो है पहले 80% देगा फिर 20% देगा, तो वो उसको रिटेन करके जो बाकी का अमाउंट होता है वो इमीडिएट क्लाइंट के अकाउंट में वो क्रेडिट करता है। तो उसके लिए जो है वो जो ड्राइंग लिमिट है वो उसके ड्राइंग एलिजिबिलिटी के बेसिस पे वो फिक्स करता है। क्लाइंट जो है वो फ्री है, वो कभी भी फंड जो है ड्रॉ कर सकता है जो भी उसकी ड्राइंग एलिजिबिलिटी है उसके अंदर में, और ये जो उसने अमाउंट ड्रॉ किया है वो उसके न्यू डेट फैक्टर डेट कलेक्टेड और चार्जेस डेबिटेड इसमें एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि उसको कोई भी अगर न्यू डेट फैक्टर किया जा रहा है या जो डेट उसको ऑलरेडी फैक्टर किया जा चुका है और जो चार्जेस उसके डेबिट हुए हैं, इन तीनों में से उसका जो ड्राइंग एलिजिबिलिटी है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो फंड वो ड्रॉ कर सकता है। फैक्टर विल सेंड एज वाइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द क्लाइंट, और फैक्टर का क्या काम है, वो उसका जो भी स्टेटमेंट है अकाउंट का और रिसीवेबल्स का वो अपने क्लाइंट को रेगुलर पीरियोडिसिटी के ऊपर भेजेगा। अभी फैक्टरिंग में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, तो सबसे पहला है फिनांस चार्ज। फिनांस चार्ज जो है जो उसका प्री पेमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा एक्सपोर्टर का, वो मंथली इंटरवल पे उसको पे करना होगा। सर्विस फी ये भी मंथली इंटरवल्स पे किया जाएगा। जो भी सर्विस चार्जेस है ये नॉर्मली 0.1% से लेकर 0.3% तक ये जो है वेरी करता है।
तो यहाँ पे फिनांस चार्ज और सर्विस फी ये 2 चीज़ें पे करनी होगी। और फॉरफिटिंग में क्या था, कमिटमेंट फी और डिस्काउंट फी। अभी यहाँ पे एक टेबल दिया है फ्रेंड्स कि बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस है। तो बिल डिस्काउंटिंग जो है वो एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होता है, जबकि फैक्टरिंग जो है वो होल टर्नओवर बेसिस ट्रांजेक्शन होता है। बिल डिस्काउंटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे हर एक बिल जो है इंडिविजुअली ड्रॉवर से एक्सेप्टेड कराना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि एक वन टाइम नोटिफिकेशन कस्टमर से देने के बाद जो है ये फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। बिल डिस्काउंटिंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करना होता है, और यहाँ पे फैक्टरिंग में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना होता है। बिल डिस्काउंटिंग में ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, जबकि फैक्टरिंग में कम पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। बिल डिस्काउंटिंग में मैक्सिमम 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, जबकि इसमें ग्रेस पीरियड ज़्यादा दिनों के लिए मिल सकता है। बिल डिस्काउंटिंग में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को सबमिट करने होते हैं, जबकि फैक्टरिंग में आपके पास अगर कॉपी भी है उस डॉक्यूमेंट का तो उसको देकर भी फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन जो है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पे चार्जेस जो है वो नॉर्मली अपफ्रंट फी लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अपफ्रंट चार्जेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फिनांस चार्ज, कमिटमेंट फी, ये सिर्फ ये जो चार्जेस हैं और सर्विस चार्ज ये पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग का ये जो चैप्टर है यही खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।